हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, हमने पहले बार में जो बायोलॉजी था ना, बायोलॉजी फर्स्ट बायोलॉजी जो हमारा लेक्चर था चैप्टर 1 हमने खत्म किया आरटी टेक्नोलॉजी बुक से। अब अगला बुक, उसके बाद हमने अगला बुक बनाया चैप्टर 1 का एमपीटी फिंगर टिक, और अब हम लोग सॉल्व करेंगे मॉडर्न एबीसी। हम लोग 3 बुक का कमांड लेते हुए चलेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि नीट में किसी तरह का दिक्कत ना हो। और लास्ट में जब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे पर बुक से, क्योंकि पर बुक में इतना क्वेश्चन है जो कि किसी भी मॉड्यूल्स को अलग ही डिफीट कर सकता है। तो डोंट टेक टेंशन, आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले ये बुक को देख लो। यही है वो मॉडर्न एबीसी का बुक जिससे आपका पाला पड़ चुका है। ये सब देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। ये सब को याद कर लेना। ये काफ़ी बेसिक सारी चीज़ें हैं। ये एग्ज़ाम के देखो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट ये बेसिक कह सकते हो। ये एग्ज़ाम में पूछेगा तो नहीं, बट ये ज़रूरी है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, यस। उसके बाद इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, ये तुम्हारा नेक्स्ट आता है। ये कुछ सब इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं जिसके बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है, सबसे छोटा पैरासाइट कौन सा है, सबसे छोटा ओव्यूल्स कौन सा है, ये सब चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कुछ ये नोबेल प्राइजेज है और मेडिसिन है, तो वो भी याद रखना होगा आपको। जैसे कि 1901 में एमिल फिंगर ने प्राइज जीता था, नोबेल प्राइज। ठीक है, पूरे का देखना। फिर एक इम्पॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि 3 जनवरी को एंटिलोप्रोसी डे मनाते हैं। ठीक है, फिर हमारा कुछ डॉक्ट्राइन एंड द थियोरीज इन बायोलॉजी है, मतलब कि कौन सा थ्योरी है या डॉक्ट्राइन है, जो कि मतलब कि साइंटिस्ट का नाम है और उसका जो दिया गया थ्योरी है, बताना ये किसने दिया है। जैसे थ्योरी किसने दिया था, स्लेडन एंड स्वान ने दिया था। डिस्कवरी ऑफ मनी भी डांस किसने दिया था, वॉन्ग फिश ने दिया था। ऐसे ही करते करते बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ये सब चीज़ को देख लो, स्पीच में ज़्यादा आएगा। ये हमारा सिलेबस है मॉडर्न एबीसी का। दे भी रखा है एग्जाम में कैसे पूछता है, बट ये आई थिंक सीबीएसई बोर्ड का है। जैसे पहला जो है इसमें 7 नंबर का आएगा, इसमें से 12 नंबर का। ऐसे करते करते सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वो आता है प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से, वो सीबीएसई के लिए है। ठीक है, ये कुछ यूनिट है। यूनिट 1 में हमें 4 चैप्टर पढ़ना है। इसमें यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड यूनिट है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल, ये मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। में पहले हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, और चैप्टर 5 में हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सेकंड 6 चैप्टर में पढ़ना है हमें एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और 7 चैप्टर में पढ़ना है हमको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है, ये हमें पढ़ना है, यानी कि मॉर्फोलॉजी पढ़ना है एनिमल में। ठीक है, फिर उसका यूनिट 3 में पढ़ना है सेल के बारे में, सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के बारे में। चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइट। चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल्स। चैप्टर 10 है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। और यूनिट 4 में हमारा देखा जाए तो हमारा ट्रांसपिरेशन, ये फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे, मीटर पढ़ेंगे। चैप्टर 13 है 14 13 हायर प्लांट। चैप्टर 15 जो हमारा हो गया रेस्पिरेशन प्लांट। चैप्टर 15 हमारा गया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर है हमारा यूनिट 5 जिसमें हमको पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आएगा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज आएगा, बॉडी फूड एंड न्यूट्रिशन आएगा, एक्सक्रीशन फूड एंड देयर एलिमिनेशन आएगा, लोकोमोशन मूवमेंट आएगा, न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन आएगा, एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हमारा आ गया, इसको भी याद कर लेना भाई लोग। ये कुछ वो है फादर्स है, मतलब कि जैसे कि बायोलॉजी फादर कौन है, इनकी फादर कौन है, उनके बारे में दे रखा है। ये भी काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म भी दे रखे हैं जो कि आपको भी याद होना चाहिए। जैसे कि ALA होता है, एरिस्टोटल होता है। ठीक है, फिर यहाँ भी कुछ नाम है। DDT मतलब होता है डाइक्लोरो फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इसी को फिर से दे रखा है यहाँ पर, फिर से यूनिट 1 वही रखा है। यूनिट 1 में
हिस्ट्री ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल क्लास में पढ़ेंगे, द प्लांट किंगडम पढ़ेंगे एंड एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर हम स्टार्ट करते हैं अब लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इन दिस यूनिट हम लोग अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ बातों समझेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके आंसर के साथ, एडिशनल यूजफुल चीज़ पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड चैप्टर समरी है, की टर्म्स है, एनसीईआरटी फाइल्स है जिसमें हम एनसीईआरटी साइज सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। फिर हाउस एंड ब्रेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्विक मूवमेंट टेस्ट है, डिवाइड एक्सरसाइज है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एंड शॉर्ट आंसर में ही 3 मार्क्स क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, फिर कॉम्पिटिटिव फाइल्स एंड आंसर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सीबीएसई पीएमटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, मैच द फॉलोइंग आंसर, ये मैचिंग द टाइप क्वेश्चन या फिर एसेंशियल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ये एडिशनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर हम लोग चैप्टर प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें चैप्टर नंबर है 1। कितना नंबर है? 1 में पढ़ना है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में मैंने बहुत बता चुका है। हमारे आसपास बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, मतलब कि हमारे आसपास जितने भी जीव पाए जाते हैं उस जीवों के लिए रहने की एक दुनिया होती है, उस दुनिया को ही हम लोग लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, और उस लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को आप लोग जानते हो, खाना पीना, हैबिटाट और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा ही था ये लिविंग वर्ल्ड में, मैंने बताया था लिविंग वर्ल्ड क्या है। लिविंग में बहुत सारे फीचर होते हैं, जैसे कि वो ग्रो कर सकता है, चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, मेटाबॉलिज्म होता है और भी होते हैं। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलाते हैं। क्या क्या है? The Earth is a home of about 8.7 million species of living beings, and living beings are found in the various habitats like mountain, ocean, forest, lakes, desert, and even hot spring water. And these show both the intra as well as the interspecific ecological conflict as well as the cooperative interactions. The life as seen and felt today can be defined and or described. Life appeared one or millions of years ago. मतलब क्या बोल समझे आप? हमारा जो धरती है वो 8.7 मिलियन स्पीसीज का घर है और वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के हैबिटाट पाए जाते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग जगह हो गए, डेजर्ट हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस हो गए, माउंटेन्स हो गए। हैबिटाट इन द सेंस जहाँ आप रहते हो, तो हमारे धरती बहुत सारे रहने वाली जगह है। जैसे कुछ रहने वाली जगह ऐसा जैसे कुछ जगह हो गया पहाड़ी इलाका हो गया, कुछ जगह हो गया डेजर्ट वाला हो गया, कुछ लेक्स वाला हो गया, कुछ फॉरेस्ट वाला हो गया, कुछ ओशियंस वाला हो गया, कुछ माउंटेन वाला हो गया, कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग वाला हो गया। ठीक है, और तो और इन सभी के अंदर इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक नाम का इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शो करता है। ठीक है ना, मतलब सबके अंदर जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये सब सारे चीज़ जो होते हैं वो अपने बाहर के इंट्रा मतलब बाहरी और अपने अंदर के सारे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, होने वाले जो वो होते हैं इंट्रैक्शन, उनको भी ये शो करता है। ठीक है, और तो लाइफ जो होता है इसका काफ़ी ज़्यादा हम इस लाइफ में देख चुके हैं कि लाइफ जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसके लिए। मतलब जो ये जीव होते हैं जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, इन सब में जो लाइफ है हमारे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा कंपेरेटिवली हार्ड होता है। मतलब उनको रहने में बहुत सारी डिफ़िकल्टियों का सामना करना पड़ता है। ये सब बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। और तो हम जानते हैं कि हमारी धरती पर जो लाइफ है वो काफ़ी मिलियन ईयर्स अगो से चलता हुआ आ रहा है। ये बात मतलब कि अगर देखा जाए तो बहुत हमारा अर्थ जब बड़ा था उसकी करीब कुछ बिलियन ईयर्स के बाद धरती पर लाइफ शुरू हुआ था, और उस टाइम से आज तक धरती पर लाइफ बना हुआ है। सिर्फ एक बार क्या हुआ था, ये जो डायनासोर आए थे तो उसको खत्म होने के लिए मीटेरॉइड शावर हुआ था, जिस कारण से वो खत्म हो गए थे। फिर हमारा ये सेकेंडरी हम लोग अर्थ पे है। ठीक है, अब हम जानेंगे लिविंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लिविंग? द लिविंग पोसेसेस सर्टेन कैरेक्टर। लिविंग के अंदर सर्टेन कैरेक्टर होता है, जैसे कि शेप एंड साइज। शेप एंड साइज में क्या बोल रहा है? लिविंग beings have definite shape and size and which get them modified to the some extent when it grows, and occurred living beings have been called amorphous and with a definite shape, and while non-living beings objects are called as amorphous no definite shape। ठीक है, मतलब समझे? ये शेप एंड साइज में ये कहने का मतलब है
शेप और साइज आप जानते ही, शेप मतलब होता है उसका आकार कैसा है, गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ये क्या उसका शेप है। साइज मतलब होता है 2 मीटर या 3 मीटर। लेकिन इसमें कहना ये चाह रहा है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं, लिविंग हो गया, जितने भी धरती पे लिविंग होते हैं ना उन सबका शेप और साइज फिक्स होता है, जिस कारण से हम कह सकते हैं वो मॉर्फस है। अब जिसका साइज फिक्स नहीं होता उसे कहते हैं अमॉर्फस। जैसे कि नॉन लिविंग का साइज फिक्स नहीं होता है, उसको आप कभी गोल कर सकते हो, कभी चौकोर कर सकते हो, कोई फिक्स शेप नहीं होता है उसका, ठीक है। हाँ, तो मॉर्फस मतलब फिक्स शेप होगा, अमॉर्फस मतलब फिक्स शेप नहीं होगा, ठीक है। अब ग्रोथ कह रहा है, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एन इंटरनल and biological process controlled by the protoplasm. Non-living structure increase by their size mostly due to external factor accretion. Organism grow due to the cell division. Plant for growth of social division throughout the life. Animals show growth in up to the certain age, but growth in the living organism is called इन टिश्यूपेशनल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इन टिश्यूपेशनल ग्रोथ। इस लाइन को तुम लोग याद रखना, इन टिश्यूपेशनल ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इज द एंड ऑफ रिजल्ट मेटाबॉलिज्म गोइंग इन द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हुआ क्या समझो, ग्रोथ जो होता है एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमें ये बताता है कि कोई जीव के अंदर कितना ज़्यादा बदलाव आया, और वो बताता है कि उसके अंदर कितना इंक्रीज नंबर, मतलब उसका कितना इंडिविजुअल बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा, मतलब कि ग्रोथ यही तो बताया है कि उसका संख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये में क्या बताता है, ग्रोथ करता है। अब ग्रोथ में देखा जाए तो ग्रोथ एक इंटरनल फीचर, अगर ग्रोथ देखा जाए लिविंग बींग्स में, तो लिविंग बींग्स के अंदर जो ग्रोथ होता है वो इंटरनली होता है। वही अगर नॉन लिविंग बींग्स के अंदर देखिए तो ग्रोथ जो होता है वो एक्सटर्नली होता है। एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नली का मतलब होता है कि वो ग्रोथ जो होता है वो बाहर से होगा। जैसे कि आपने पहाड़ देखा होगा, पहाड़ में क्या होता है, बाहर कंकर धूल मिट्टी जमा होने के कारण उसका साइज बढ़ जाता है, जिस कारण से वो ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल डिवीजन का जो ग्रोथ होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। हाँ, उसका नाम भी दिया गया जिसको लोग बोलते हैं इंटिश्यूपेशनल ग्रोथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इन सब के दौरान हमारे शरीर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म रिलीज होते हैं, ये तो बच्चों वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और याद रखना भाई मेरे, जब भी पहाड़ पे बहुत सारे पहाड़ या किसी भी नॉन लिविंग बींग्स के ऊपर बहुत सारे जो कंकड़ जमा होते हैं ना, धूल मिट्टी, तो उसको जमा होने के प्रोसेस को हम लोग एक्रीशन कहते हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इसको। अब उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन समझो। All the living organism has a power of reproduction and its capability to produce young ones of a similar kind. Organism may have produced by the sexual, asexual or sexual method. Asexual reproduction budding is observed in yeast and hydra. Regeneration present in the planaria flatworm, and the fragmentation is very common in many fungi, filamentous algae and the protonema of mosses. The young ones grow, become adult, and which again produce offspring in their turn. Thus, which continuation and multiplication of every individual is maintained to avoid extinction due to their death. It is one cell organism grow and the reproduction are synchronous, and example amoeba, and reproduction is not an exclusive character of living as some organisms do not reproduce. Example worker bee, mules. It non-living object do not increase their number by reproducing themselves. हम जानते हैं कि नॉन लिविंग जो होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ओनली लिविंग बॉडी ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे लिविंग अगर मान लो कि रिप्रोडक्शन करेंगे तो ही वो जिंदा होंगे, नहीं वरना नहीं होंगे। देखो दुनिया बहुत सारे माता पिता, मतलब बहुत सारे अंकल आंटी होते हैं, बहुत सारे हस्बैंड वाइफ होते हैं जो कि एक बेबी को बर्थ नहीं कर सकते, एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। क्या मतलब वो जिंदा नहीं है क्या? यही कारण है कि रिप्रोडक्शन जो होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है, ग्रोथ भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं आता है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में कब आएगा? जब इंटरनली ग्रोथ होगा, तब वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है मगर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। अब कुछ नाम तो आप जानते ही होंगे, अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप में होते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर देखा जाए एनिमल में, ठीक है ना, तो एनिमल में दो टाइप होते हैं, एक होते हैं मेल गैमिट, एक होता है फीमेल गैमिट। दोनों ही आपस में फ्यूज करते हैं और फिर हमारा बनता है जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। अब बाद में ये आगे जाके बनता है हमारा
ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग बनता है, तब जाके हमारा ऐसे ही करते ह्यूमन बींग्स का जो होता है वो प्रोडक्शन होता है। और वही देखा जाए हमारा ये सारे मेथड थे वो सेक्सुअली होते हैं, ठीक है ना, बट कुछ होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे आते हैं 2 टाइप के। और इसमें भी क्या होता है, इसमें मान लो कि मेल फ्यूज होती है, इसमें मान लो पहला हम पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत टाइप होते हैं, इसमें क्लाइंट्स पढ़ते हैं। जैसे पहला इसमें इस बुक में दे रखा है आपको फर्स्ट जो आपका है वो कह रहा है डीजेनरेशन। जैसे मान लो ये कोई जीव है, इसका नाम है आपका क्वेश्चन आता हूँ, मान लो ये क्या है हमारा जीव है, इसका नाम है आपका प्लैनेरिया। क्या नाम है? प्लैनेरिया। अब ये आगे इसका आँख है, अब एक आदमी है, इसको बीचों बीच चाकू से काट दिया, तो इसका आपके अकॉर्डिंग आँख इधर होगा ना, आधा पार्ट इधर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप इधर भी एक नया आँख निकल आएगा इसका, और ये आगे जाके वापस से एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, इस कारण से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। मतलब कटे हुए भाग से दोबारा उस जीव का जन्म हो जाना ही क्या कहलाता है? रीजेनरेशन। और ये छिपकली में भी देखा गया, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, बट आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने बनाया, ये मान लो आप क्या है, ये छिपकली है, ठीक है। अब इस छिपकली का ये पूंछ मान लो, क्या मान लो तेल है, मैंने इस पूंछ को यहाँ से काट दिया, अकॉर्डिंग टू ये कुछ आगे जाके ये ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन पूंछ के बाद क्या होगा ना, इसका पूंछ वापस से ही निकल आता है। इस निकलने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजेनरेशन। याद रखना है, ठीक है ना, रीजेनरेशन। ठीक है, तो रीजेनरेशन में क्या होता है, किसी भी जब किसी जीव के शरीर से कोई पार्ट कट के अलग हो जाए और उसमें बहुत जल्दी वो सेल डिवाइड करके वापस से वो पार्ट निकल आए, वैसे पार्ट को हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। हमारे लंग्स, हमारे लीवर या लीवर में भी कुछ ऐसा होता है। तो मान लो कि हमने इतना पार्ट काट दिया, तो बाद में वापस ये पार्ट वापस निकल आता है। इस कारण से हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किसमें होता है? लीवर में। याद रखना, हमारा भी रीजेनरेटेड पार्ट है जो कि लीवर है। और सबसे कम रीजेनरेशन होता है हमारे ब्रेन में। किसमें होता है? ब्रेन में। ब्रेन में थोड़ा छेद भी होगा ना, उसको रिपेयरने में लाखों साल लग जाएंगे। लाखों नहीं मतलब कि 10 साल 20 साल चलेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे इसी में बोल रहा है बर्डिंग के बारे में। जैसे मान लो कि ये हमारा हाइड्रा है, क्या ये हमारा हाइड्रा है, देखिए गेटिंग माय पॉइंट, ये हाइड्रा है। बाद में इसी हाइड्रा के शरीर से एक और नीचे एरिया है, फिर बाद में दोनों ही अलग हो गया, एक नया जीव बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। क्या बोलते हैं? बर्डिंग। समझा आपने? तो बर्डिंग क्या है? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे किसी भी जीव के शरीर से एक नया जीव का बनना और बाद में वो जीव अलग होकर एक नया जीव बन जाए, उसे हम लोग बर्डिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया तो हाइड्रा, और यीस्ट भी इसी का एग्जाम्पल है। इसी का एग्जाम्पल है हमारा यीस्ट में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका फोड़ ले लो, मिलना रहेगा। गुड, अब आगे समझते हैं। हाँ, इसमें एक और कुछ तरीका दिखा क्या? और कोई तरीका दे दिखा क्या इसमें? देखो जरा। हाँ, अमीबा के बारे में दे रखा है, तो अमीबा के बारे में जान लो। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा अमीबा है। अमीबा को बाद में क्या होता है, अमीबा बड़ा होता है ना, तो मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। अब ये 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, बाद में यहाँ से अलग बढ़ के 2 अलग अलग जीव बन गया। इसको जो बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक इसमें होता है, अमीबा में होता है। इस बात को आपको याद रखना है, इसमें होता है ये अमीबा में होता है। इसमें एक होता क्या है तो बाइनरी फिजन, ठीक है। इसको ध्यान रखना। अमीबा में एक और क्या होता है, वो वाला होता क्या है। कभी कभी क्या होता है ना, अमीबा ऐसा नहीं होता है,
टाइम क्या होता है, इनमें एक सेल होते हैं। देखिए अचानक क्या होता है कि ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होने के कारण अमीबा सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बाहर एक एक्स्ट्रा वॉल क्रिएट करते हैं, उसको वो सिस्ट कहते हैं, आपको बताइए होगा मेरे ख्याल से। और अंदर बहुत सारे छोटे 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 न्यूक्लियस होगा। और ये हर जगह अलग अलग पार्ट में छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बट कर आगे जाकर अचानक से फटेगा और वो बहुत सारे छोटे 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 सबके अंदर अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही हमारा क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। क्या है ये, किसको बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फ्यूजन। याद रखा, इसमें क्या होता है कि अमीबा होता है अपने अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर फॉर्मेशन करता है और बाद में वो आगे जाकर फटकर बहुत सारे छोटे छोटे जीवों का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन बाय द ये अमीबा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे जानेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने बताई आपको कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारे शरीर के अंदर होने वाले कंप्लीट इंटरनली और बोलते हैं ना सारे केमिकल जो कंटामिनेट करके रिएक्शन करते हैं उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या है, हमारे शरीर पार्ट को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है। ओके, आपको भी दिख रहा होगा आई होप। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। इसी को आपको ध्यान रखिए, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म जो होता है आगे होता है दो टाइप का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, एनाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म घटता है। इसमें क्या होता है, इसमें बनता है हमारा क्या होता है कि देखो इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपल बनता है, वही यहाँ सिंपल सब्सटेंस टूट के कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं कि डिफरेंस में एनाबॉलिज्म क्या कहता है। एनाबॉलिज्म का डिफिनेशन कहता है इट इज सम ऑफ टोटल ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, मतलब कि शरीर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होते हैं उसे हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं। वहीं देखा जाए कि कैटाबॉलिज्म में, तो कैटाबॉलिज्म कहता है सम ऑफ टोटल डिकंस्ट्रक्टिव पार्ट, मतलब कि सारे डिकंस्ट्रक्टिव मतलब टूटने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। इसमें आपका एग्जांपल भी आपको पता ही होगा। ठीक है, अब देखो एनर्जी जो क्या बोल रहा है, एनर्जी चेंज क्या होता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब समझ रहे हो, मतलब कि हमारे शरीर में क्या होता है कि ऑलरेडी से एनर्जी होता है, उस एनर्जी को हम लोग अपने शरीर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी, जबकि इसमें क्या होता है शरीर में स्टोर पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना उसको हम लोग एज अ काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं। मतलब कि हमारे शरीर में मान लो जो एनर्जी है, अब हम बची हुई एनर्जी को यूज़ करेंगे, लेकिन बच्चों में क्या होता है ना, वो अपने ही खेल कूद के अपने एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने शरीर में। समझ रहे हो, मान लो कि अगर बच्चे कोई बच्चा जन्म लिया है, बड़ा है 8-10 साल का है, और वो खेले कूदेगा तो मसल बिल्डअप होगा, जिसका शरीर में पोटेंशियल आ रहा है, अभी आना शुरू हुआ है। लेकिन वही अगर एज देखा जाए तो एक एजड इंसान के अंदर पोटेंशियल पहले से जमा हो रखा है, उसका वो यूज़ करेगा। ठीक है, तो एनर्जी चेंज में क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इन द पोटेंशियल एनर्जी वाइल द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि एनाबॉलिज्म में पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, जबकि कैटाबॉलिज्म में पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। सब्सटेंस में देखा जाए तो एनाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो फॉर्म्ड होकर सिंपल सब्सटेंस बनाएगा। वही अगर देखा जाए कैटाबॉलिज्म में, तो कैटाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंस जो होता है
वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है ना। जबकि एनाबॉलिज्म में एनर्जी स्टोर होता है और कैटाबॉलिज्म में एनर्जी खर्च होता है, रिलीज होता है। और प्रोसेस देखा जाए तो एनाबॉलिज्म में एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत से एनाबॉलिज्म होना जरूरी है। लेकिन डिकंस्ट्रक्टिव पार्ट यानी कि कैटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म की जरूरत तो होती ही होती है, लेकिन एक्टिविटी करने के लिए, मतलब कोई काम करने के लिए। बच्चों को एनर्जी चाहिए उसके ग्रोथ के लिए और बूढ़ों को एनर्जी चाहिए उसके सारे काम करने के लिए। तो आप बात समझ गए मेरी बात? गुड। अब आगे बढ़ जाए। जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको, देखो है कुछ युगांडी है, ये है युगांडा हमारा, ये युगांडा। अब क्या हो रहा है, ये दोनों से बहस कर रहा है। भाई मेरे तू लिविंग है, ये बोल रहा तू लिविंग है। तो ये बोलता है इसको भाई मूवमेंट करके दिखा। तो ये लड़की नाचती है, ये अपने जगह पे मुंडी हिलाती है। अपने जगह मुंडी हिलाएगी तो क्या हिलाएगा, अगर ये अपना सिर्फ मुंडी हिलाएगी, क्या करेगी, मुंडी हिलाएगी, तो इसको बोलते हैं लोको। आगे समझ जाओगे, मोशन, लोको मोशन। और वही लड़की नाच के स्टंट करेगी, मतलब क्या करेगी, नाचेगी, कूदेगी, ठुमका मारेगी। ठुमका, तो इसको बोलेंगे हम लोग मूवमेंट। क्या बोलेंगे, मूवमेंट। तो फर्क है कि नहीं है। अब इसका ये चैलेंज खत्म हो गया। और बाद में क्या हुआ ना, अभी भी इसका मन नहीं बढ़ा, ठीक है। तो अब आता है, ये बोलता है लड़का चल तू लिविंग है ना, तू हमको इंस्पायर से करेगा। तो ये लड़की क्या करती है, योगा करती है। योगा में क्या करती है, ये अपने आप को के अंदर इनहेलेशन करती है और सांस लेती है। तो क्या होता है, इसका चेस्ट साइज फूल जाता है। फिर बाद में वो एक्सहेलेशन करती है, जिसमें उसका चेस्ट का साइज घट जाता है। फिर लड़का बोलता है हाँ अब सुंदर है। अब आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की बात होता है कि मेटाबॉलिज्म में लिविंग में है कि नहीं है। देखो तो ये लड़का कहता है कि मेटाबॉलिज्म में ऐसी क्या गारंटी है। तो लड़की बोलती है देख भाई मेरे, मैं अपना मुंडी फोड़ लूँगी, आधे घंटे बाद वो रिपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एनाबॉलिज्म क्या है, बढ़ रहा है, और तेरे अंदर कैटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। इस कारण से क्या हो रहा है कि इसका मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया। यानी कि बच्चे वाली प्रोसेस है, मतलब इनसाइड द टोटल केमिकल डिसीज होता है मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एक होता है एना, एक होता है कैटा। बच्चा में एनाबॉलिज्म बढ़ेगा, बड़ों में एनाबॉलिज्म घटेगा। ठीक है, या तो कोई दिक्कत? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्या है, न्यूट्रिशन। आवर नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। देखा तो लड़की बोलती है लो भाई मैंने एक सेब को खा लिया, मान लिया। सेब को खाने के बाद मेरे को क्या मिला, एनर्जी मिला, यानी कि न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई इंसान जो होता है ना अपने अंदर फूड इनटेक करे, क्या करे, फूड को इनटेक करके उसे नरिशमेंट पाता है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके,
डिड यू गेट माई पॉइंट? अब नेक्स्ट है हमारा सेलुलर डिस्पेंसर। ये क्या होता है? सेलुलर डिस्पेंसर क्या होता है? हमारा बॉडी जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इसलिए हम बोलते हैं हम जितने भी जो धरती पर जीव है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, या तो वो सेल से बने होंगे या तो वो सेल के प्रोडक्ट से बने होंगे, समझ रहे हो। जैसे कि हम ह्यूमन जो है वो कैसे बने हैं पता ही होगा। ह्यूमन जो होता है वो बना है सेल। ह्यूमन जो बना है उसका यूनिट है स्मॉल सेल। सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, उससे बना है हमारा ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ क्या होता है भाई? ग्रोथ तो बता ही दिया ना। ग्रोथ क्या होता है? साइज का इंक्रीज करना या तो साइज का इंक्रीज कर लेना, साइज का, ठीक है। और या फिर उसी में क्या होता है कि इसमें दो टाइप ग्रोथ होता है। एक होता है एक्सटर्नल ग्रोथ, एक होता है इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ लिविंग में होता है और एक्सटर्नल ग्रोथ नॉन लिविंग में होता है, ठीक है। इसको भी दोनों ध्यान रखना। उसके बाद अगला नंबर हमारा देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन। और नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मतलब होता है बच्चा पैदा करना, बात खत्म। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चा पैदा करने के लिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट की जरूरत हो, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की ज़रूरत हो। समटाइम्स क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है कि बिना मेल फीमेल गैमेट के भी बेबी बर्थ हो जाता है। ऐसे बेबी बर्थ को हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन द सेंस कहते हैं सेक्स। सेक्स होता है दो टाइप का, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल या फीमेल कोई भी हो उससे मतलब कोई भी एक सिंगल गैमेट से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों साथ में होनी चाहिए, दोनों गैमेट, तभी जाके आगे जाके उसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। वो तभी जाके उसका संतान आगे मेंटेन हो पाएगा, उसका कंटिन्यूटी रह पाएगा और आगे जाके वो अपने संतान को आगे बढ़ा पाएगा, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत लाइफ साइकिल। देखो तो हर एक बॉडी का जो होता है ना फिक्स लाइफ साइकिल होता है, जिसको हम लोग लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। वही वो फिक्स होता है, मतलब धरती में जो भी जीव आया है वो आज न कल तो उसका मरना भी फिक्स है। और हर जीव का एक फिक्स साइकिल होता है जिसको हम लोग डेफिनेट साइकिल कहते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया ये सब? कोई नहीं, हमारा लास्ट बच गया है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? हमारे सेल में एक लिक्विड होता है जिसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इसी के द्वारा वो पूरा भरा दिया। ऐसा मान लो एक टंकी है, एक टंकी,
इस टंकी के अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, वही क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। अगर उसको निकाल दोगे तो टंकी खाली हो जाएगा, ठीक है। तो उसका होना बहुत जरूरी है। चलो ये आज के इतना ही कर अब आगे वेट कर। क्या तो कोई दिक्कत रहा? या कुछ बच्चों को देख लो जैसे कितना क्यूट है, गुलू मुलू सा। पहले बउआ था, फिर बेबी बना, फिर बड़ा हो गया। कुत्ता का बच्चा, कुत्ता, कुत्ते की मम्मी, फिर पौधा, फिर पौधा से बड़ा हुआ, फिर पेड़ हट गया। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोल रहा है मेटाबॉलिज्म क्या होता है सब। इस क्यूटू बच्चों को देखो कितना क्यूट है ना, देखते रहो। बोल रहा है मेटाबॉलिज्म, the protoplasm of a living organism is formed of different kind of biomolecules which are continuously consumed or synthesized or interchanged by a various type of chemical reaction, collectively called metabolic reaction for the metabolism, and the metabolic reaction may be anabolic or catabolic. Feeding, digestion and the assimilation together constitute nutrition, and nutrition in an organism result in the production of more protoplasm and also in the addition in the body of the weight of the body. It is called anabolism or constructive metabolism. Anabolism is a synthetic phase. Anabolism जो है synthetic phase है which result in the formation of complex substance from the simple ones. Example, photosynthetic. Catabolism is a process of breakdown. Here complex substance broken into the simpler substance. And respiration. Respiration involves taking of oxygen and production of carbon dioxide along with energy, and this energy used to the carrying on of various life activity in the living organism. Metabolic reaction are also possible in vitro, that is cell-free system. Metabolism is a peculiar characteristics of the life as non-living objects shows metabolism. Okay? क्या बोला समझा आपने? इसमें बोल रहा है मेटाबॉलिज्म शरीर में हमारे सभी सेल में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। वो प्रोटोप्लाज्म ही एक बायोमॉलिक्यूल्स की तरह काम करता है हमारे अलग अलग शरीर में। यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स हमारे से इतना इंपॉर्टेंट है जिसके द्वारा हमारा शरीर का पूरा बॉडी फीचर मेंटेन हो पाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग इंजाइम्स क्रिएट होते हैं, वो सारे इंजाइम जो होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के द्वारा ही क्रिएट होते हैं। और थोड़ा बात ऐसा है कि हमारे शरीर में जितने भी जो बायोमॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूअस चेंज होता है उसे ही हम लोग साथ में मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप का, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत सारे जानवरों को फीडिंग करते हैं, खाना खिलाते हैं, न्यूट्रिशन पाते हैं, उस चीज़ को हम लोग एसिमिलेट करके हम लोग उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब कि खाना करना, फीडिंग करना या खिलाना, खाना से नरिशमेंट पाना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। और उसमें भी देखा जाए तो मेटाबॉलिक दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जो होता है कंस्ट्रक्टिव पार्ट होता है और कैटाबॉलिज्म क्या है, डिकंस्ट्रक्टिव पार्ट है। मतलब एनाबॉलिज्म में एनर्जी होता है वो मतलब स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर द मेंटेनेंस बॉडी। लेकिन कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि बूढ़े में क्या होता है, उसके शरीर में जितना भी एनर्जी है अब वो बची हुई एनर्जी को ही यूज़ करेंगे, बनने बहुत टाइम लगेगा। लेकिन बच्चे में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो काम करने के लिए खुद अपने अंदर बहुत एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है, बाद में उसका यूज़ करता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा कैटाबॉलिज्म का बेस्ट, एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, इससे बेस्ट एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, जहाँ पर एक सिंपल सब्सटेंस मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपल बनता है। ओके, हाँ फिर पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, न्यूमरस ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल कैरिड आउट एंड द वैरायटी ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज नो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर हैज सेलुलर नेचर, ठीक है। एंड द कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी। देखो पहले हम लोग जानते हैं सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। हम सभी का जो सेल बॉडी है वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बना है। और सेल में देखा जाए तो एक दूसरे से नहीं, न्यूमरस ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सेल के मिलने से बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बने हैं जो सब साथ में मिलकर एक फंक्शन करते हैं। और बाद में इसी को हम लोग, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफाइनिंग वर्ड है। मतलब
सेल हमारे शरीर में होना निश्चित ही है। सेल नहीं है तो हम लिविंग ही नहीं कहलाएंगे, ठीक है, किया जाएगा। जिसके शरीर में सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है, याद रहेगा। ठीक है ना। अब बहुत सारे सेल मिलके ऑर्गेनल्स बनाते हैं और ऑर्गेनल्स साथ में मिलके एक फंक्शन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल सिस्टम, ठीक है। ये सब बड़ी बातें तो है नहीं, तो याद रखना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद है कॉन्शियसनेस। Consciousness is the ability of the organism to sense various environmental, that is external as well as internal stimuli, to respond and to keep a balanced condition is called homeostasis. And the consciousness is a defining property of all living organisms. Human beings is only the organism who is aware himself, that is self-consciousness. The reaction or a response by the living organism to changes the environment is called sensitivity, ठीक है, याद रखना। तो कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक ऐसा प्रोसेस और एबिलिटी है जिसके द्वारा कोई भी जो इंसान होता है ना, जो जीव होता है, वो अपने आप को रिस्पॉन्स कर सकता है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि हर जीव जो होता है अपने शरीर का एक इंटरनल स्टिमुलाई, मतलब कि अंदर का जो एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर दोनों को ही बैलेंस करके चलता है, जिसे हम लोग साथ में होम्योस्टैटिस कहते हैं। मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को पूरा ही कंप्लीट करना, मतलब कि होम्योस्टैटिस ऐसा बॉडी रेगुलेटिंग प्रोसेस, मतलब बॉडी को कंप्लीट रेगुलेट करके चलना, चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ही मेंटेन करना। जैसे मान लो बाहर ठंडा अंदर गर्मी है, तो अंदर से हीट रिलीज किया जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहे, इसी लोग क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस, ठीक है। और कॉन्शियसनेस में बहुत सारे जीव जो है, जब मान तो चूहा को मारते चूहा भागता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिवनेस कर रहा है, कॉन्शियस से कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे चीज़ को हम लोग सेंसिटिविटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है, याद रखना। और ह्यूमन्स ही ऐसा जीव है जो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्शियसनेस कर सकता है, ठीक है। बाकी जैसे मान लो ह्यूमन जो है अपने फीलिंग आने पे रो सकता है, अपने खुशी का एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन अदर जानवर में ये चीज़ें नहीं होती है। ओके। अब आता है हमारा डिफिनिट लाइफ साइकिल। डिफिनिट लाइफ साइकिल क्या होता है समझो। द लिविंग बीइंग्स शोज अ सिस्टमैटिक एंड अ ऑर्डरली साइकिल इन देयर लाइफ टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स बर्थ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फिशनेस एंड डेथ। हम जानते हैं जो डेथ मतलब डिफिनिट साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, शुरू से लेकर एंड तक के प्रोसेस हम लोग बोलते हैं डिफिनिट लाइफ साइकिल। मतलब कि वैसा लाइफ साइकिल जिसका एंड हो उसे बोलते हैं डिफिनिट लाइफ साइकिल। जैसे वाटर का लाइफ साइकिल जो है वो इनडिफिनिट है, ठीक है। अब देखा जाए तो डिफिनिट लाइफ साइकिल में देखेंगे तो जिस हमारे धरती पर जो जीव है, इंसान है, कोई भी जो एनिमल्स है, वो सब का कहीं ना कहीं जन्म होता है लाइफ साइकिल में, और लाइफ साइकिल के दौरान उनका जन्म होता है। फिर जन्म होने के बाद वो थोड़े यंग होते हैं, फिर ग्रोथ करते हैं, फिर उसका वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और फिर बाद में वो जो इंसान होता है वो इंसान बूढ़े होकर मर जाता है। अब वही काम उसका बच्चा वो बड़ा होगा, फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, बच्चे देगा, फिर वो भी बूढ़ा होकर मर जाएगा, फिर उसका बच्चा बड़ा होगा, रिप्रोडक्शन करेगा, बच्चे देगा, फिर वो बढ़ जाएगा। यानी कि ये हमारा लाइफ स्पैन जो है एक प्रकार का डिफिनिट लाइफ स्पैन है। समझ में आया आपको? गुड। अब आता है मूवमेंट। मूवमेंट क्या कहता है? एनिमल्स आर एबल टू मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and most of the plants do not exhibit clear movement. They remain anchored to the soil and they show movement in the form of variation or cultural. मतलब कि धरती पर बहुत सारे ऐसे जीव है जो मूव करते हैं। आई नो हर लिविंग जो है मूव करता है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे जीव है जो मूव नहीं करते। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लिविंग नहीं होंगे। बहुत सारे जीव जो तो वो अपना अलग ही टाइप का मूवमेंट करते हैं, वो देख नहीं पाते। जैसे कि कुछ एंकर्ड हो गए जो कि मान लो कि जड़ में, मतलब कि प्लांट हो देखे, प्लांट के अंदर रूट होता है, मतलब जमीन का रूट होता है, रूट को कभी बढ़ते हुए देखे हो? नहीं देखे हो ना, लेकिन बढ़ता ही नहीं बढ़ता है, यानी कि नॉन लिविंग हो क्या? अरे भाई मैं तुम बढ़ते हो, तुमको नहीं दिखता, इसका मतलब थोड़ी को बढ़ता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है ना। तो मूवमेंट बहुत टाइप का होता है। एक जो हम देख सकते हैं, एक जो है मूवमेंट होता तो है बट हम देख नहीं सकते, एक मूवमेंट होता ही नहीं है। तो तीनों को देखते हैं हम लोग, वो डिसाइड नहीं कर सकते वो लिविंग है नॉन लिविंग है। हम ये मूवमेंट जो होता है, ये
इनबिल्ट पार्ट है ग्रोथ का। एक्चुअली ग्रोथ जो होता है किसी प्रकार का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, बट इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, याद रहेगा, देख लो, एक ग्रोथ का पार्ट है। ग्रोथ होती है दो टाइप की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ को हम लोग डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं, इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये जो गेट माय पॉइंट। अब आता है प्रोटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग। रुको रुको रुको, तो मूवमेंट हमारा हो गया। हम नेक्स्ट हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऑल लिविंग beings show vital activities of cell due to the presence of protoplasm. Protoplasm has been called a physical basis of life. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को भी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? तो इसको ध्यान रखना। ओके, तो फिजिकल में क्या है वो समझना पड़ेगा। फिजिकल में देखा जाए तो ये फिजिकल प्रोटोप्लाज्म क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है, जो कि सारे जो लिविंग बींग्स के जो है वाइटल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और देखा जाए तो सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन बोल रहा है इसमें कि सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है ना, देख समझो। अ कंट्रोल सिस्टम वर्क्स इन एवरी ऑर्गेनिज्म and which helps in regulating the body and the functioning like growth, excretion and development, reproduction and other metabolic activities. Okay? हाँ, इसको ध्यान रखना। मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है ना, अपना जो कोई ह्यूमन बॉडी होता है वो खुद के जो इंटरनल ऑर्गन को जो कहते नहीं है, मतलब कंट्रोल सिस्टम, मतलब हमारे शरीर में होने वाले सारे जो रेगुलेटिंग सिस्टम होते हैं ना, उसको खुद से एक्सक्रीट कर। सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब होता है, तो मान लो कि तुमको एक एक्स्ट्रा खाना आ गया, तो तुम एक्स्ट्रा खाना क्या करोगे? एक्सक्रीट कर दोगे बॉडी फॉर्म में। अब मान लो तुमने कभी एक्स्ट्रा पानी पी लिया, तुम एक्स्ट्रा पानी को यूरिन के फॉर्म में रिलीज कर दोगे। अब मान लो कल तो तुम्हारे पास तुमने गलती से कोई उल्टा खाना खा लिया जो तुम्हारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो तुम क्या कर दोगे? वॉमिटिंग करके उसको एक्सक्रीट कर दोगे, करोगे एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब होता है उसको अपने शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी को सिग्नल मिला कि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हमने उस चीज़ को अपने शरीर से बाहर एक्सक्रीट कर दिया, या फिर हमारे शरीर को लगा कि वो हमारे लिए बहुत बेटर है, तो उस चीज़ को हमारे शरीर ने अपने अंदर डाइजेस्ट कर लिया या फिर उसका यूज़ करके अपना ग्रोथ किया। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। और तो और जैसे ही हम लोग सेक्स करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके दौरान तो हमारे से जो गैमेट जाता है, तो वो भी अपने आप ही सेल्फ रेगुलेटर के अकॉर्डिंग अपने जगह पे सही सलामत पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना होता है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसमें अब आगे क्या बोल रहे हैं समझते हैं एक एक करके। चलो अब इसको रीड करते हैं एक लाइन से। क्या कह रहा है? Animals have nervous and the hormonal system for self-regulation, while the other higher plant have only hormonal system for it. ठीक है, मतलब कि देखा जाए ह्यूमंस में जो होते हैं हर एक काम करने के लिए नर्वस सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम होता है, जो कि हमारे बॉडी में सेल्फ रेगुलेटिंग का काम करता है। ठीक है ना, तो याद है जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, जो कि उस काम को करने में हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करता है। ठीक है, अब वो कोई सा कारण हो, सेक्स हार्मोन हो, ग्रोथ हार्मोन हो, या LH हार्मोन हो, या फिर कोई भी टाइप का हार्मोन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। उसके बाद है 11 नंबर में कोऑर्डिनेशन, जेनेटिक और एडेप्टेशन एंड द मॉर्फोजेनेसिस। सबके बारे में एक बार में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में कैसे बोलते नहीं है कनेक्शन होगा। जैसे कि हमारा ब्रेन जो होता है हमारे बॉडी को कैसे सिग्नल देता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जेनेटिक मटेरियल मतलब पापा मम्मी से हमारे अंदर कौन कौन से गुण है, DNA है, इनको पढ़ेंगे। एडेप्टेशन मतलब खुद को उस जगह के अकॉर्डिंग, खुद को उस जगह समय के अनुसार खुद को उस जगह में ढाल कर अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही क्या कहलाता है? एडेप्टेशन।
मॉर्फोजेनेसिस मतलब होता है अपने शरीर के बाहरी किसी भी स्ट्रक्चर को उसमें कुछ बदलाव ला देना। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से हम जानते हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन क्या बोल रहा है? All the part of an organism coordinate and cooperate with one another for better functioning of the body. Genetic material, all the living beings bear genetic force or the hereditary material in the form of DNA, and it is responsible for the expression of traits in organism. Adaptation are the variation which help the living beings to modify themselves and show perfect harmony with the changed surrounding. Morphogenesis is the development of the germinal layer, organs, other part of organism during this process. Zygote forms blastula change gastrula, gastrula change बोलते हैं gastrula forms miniature organism। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। पहले ये जो बात बोला है मॉर्फोजेनेसिस में, ये बात इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में हम याद कर लेते हैं। ये काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई भी हमारा शरीर में जो क्या होता है, डेवलपमेंट जर्मिनल लेयर है। क्या है हमारे शरीर में? कोई भी हमारे शरीर में मान लो क्या है, जर्म लेयर है। जर्म लेयर आगे जाके याद रखना प्रोसेस में क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, याद रहेगा। और जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला आगे जाके बनाएगा गैस्टुला। क्या बनाएगा, गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला जो आता है आगे जाके कोई न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी हद तक याद रखेंगे, ये आगे जाके आपके बहुत काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो फिर आगे बोल रहा है एक्टिविटी 1, वेलकम टू द एक्साइटिंग, देखो वेलकम टू द एक्साइटिंग एंड द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ द लिविंग थिंग्स। Go outside and look around you. Look at the sky, the soil, tree, plants, people, animals. Nature is all around you. If you have the eyes to see it, count the how many living things you can see. What is that makes living things different from these things and that are not alive? Briefly, some characteristics of living beings are: living things are highly ordered. Living things are organized into the units called cell. Living things use energy from the environment. Living organisms respond to the stimuli. Living organisms also show metabolism. Living things produce themselves. Living things contain genetic material. Our diversity in the, देखो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जानते हैं इसमें यहाँ तक क्या बोला गया हम लोग। इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो क्रियाकलाप करने के दौरान हमारा ब्रेन जो होता है बहुत सारा हार्मोन रिलीज करता है। जैसे कि हो गया नर्वस सिस्टम जो होता है, न्यूरॉन हार्मोन्स हो गया, डोपामिन हो गया, सेक्स हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, और भी डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं जब हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं। ठीक है, और हायर प्लांट में भी अलग अलग टाइप के हार्मोनल सिस्टम होते हैं जिससे वो हार्मोन्स को रिलीज करता है। अब कोऑर्डिनेशन पॉइंट में आ गया, तो कोऑर्डिनेशन में क्या बोल रहा है, हमारे जितने भी धरती पे जो जीव है ना, वो सब जीव के अंदर एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जो कि अलग अलग बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब उनमें कहने का ये है, जैसे हमारा ब्रेन जो होता है ना, हमारा ब्रेन शरीर के हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, कहाँ पे कौन हार्मोन निकलेगा, कहाँ पे कौन हाथ कैसे काम करेगा, कोई तुमको मार दे तो उस टाइम रिस्पॉन्स कैसे करना है, वो भी कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जेनेटिक मटेरियल क्या बोल रहा है, हर लिविंग बींग्स के अंदर एक शुरू से एक ट्रांसफर गुण होता है जो कि उनके माता पिता से आया होता है, उन्हें हम लोग जेनेटिक मटेरियल होता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो माता पिता से एक बच्चों के अंदर गुण आता है उन्हें ही हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल को हम लोग डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर जमा रहता है। ठीक है, और देखा जाए तो ये जीवों के संतानों के बारे में भी बताता है। फिर एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन में क्या बोल रहा है कि जितने भी धरती पर जीव पाए जाते हैं उन सब का एक अपना अलग अलग टाइप का एडेप्टेशन होता है, मतलब अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन
खुद को उस जगह के अकॉर्डिंग हर सिचुएशन में ढालते रहना ही एडेप्टेशन कहलाता है। अगला है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जर्मिनल लेयर जो होता है वो आगे जाके ब्लास्टुला बने, ब्लास्टुला आगे जाके ग्रेस्टुला बनेगा, ग्रेस्टुला आगे जाके कोई मिनिएचर ऑर्गेनिज्म बनेगा। ओके, ठीक है। फिर हमारा कुछ एक्टिविटी है, कह रहा है कि जब भी तुम अपने आसपास जाते होगे तुम देखते होगे बहुत सारे चीज़ों को, कुछ पेड़ पौधे जानवर, तो तुम लोग सोचते होगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, उसके बारे में तुम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो क्या तुम लिविंग बीइंग्स को काउंट कर सकते हो? तो हाँ, काउंट कर सकते हैं, बट इन द सेंस कैरेक्टर अकॉर्डिंग, क्योंकि डायरेक्ट लिविंग को काउंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जैसे हम कह सकते हैं कि लिविंग जो थिंग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर में है। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसका यूनिट सेल है। लिविंग थिंग्स एनर्जी यूज़ करता है एनवायरनमेंट से। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स कर सकता है। लिविंग थिंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। लिविंग थिंग्स बच्चे दे सकता है। लिविंग थिंग्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ओके, या तो कोई दिक्कत? गुड, इसको याद रखना। अब है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। The group of comprising the plant and animals is so large and there are so many varieties that previously it was almost impossible to arrange heterogeneously collection in the systematic order. All the living organisms vary considerably in their forms and structure and mode of life, and the diversity of minerals numbered in thousands, but there are millions of living species in thousand, but there are millions of species living. There are more than 1.7 to 1.8 million species described and several more than to be discovered yet. And during the 3.5 billion years ago on the earth, many living species have extinct and still many have evolved. Out of extinct, some have been identified and with the help of fossil. The term biological diversity or biodiversity refers to the variety of life forms and the habitat found in the defined area. UNEP defined before 1992 defined as the variety and the variability of all animals, plants and microorganisms and the ecological complexes which they are apart. The term biodiversity coined by the W.G. Ross in 1985. The biodiversity characterizes most living organisms. Our Earth supports 8.7 million species of the plant, and the millions of which have been result of 3 billion years of evolution, evolving mutation and recombination, natural selection. Biodiversity is an umbrella term covering the diversity at genetic, species and ecosystem level. The convention and on a biological diversity define biodiversity as the variability among the living organisms forms all sources including the intralia, terrestrial, marine and the aquatic ecosystem and ecological complexes of the which they are a part. This includes the diversity within the species and the between the species and of the ecosystem. In short, refers to the whole variety of the life on the earth. The biodiversity represents totality of genes and species ecosystem of a origin. ठीक है, या तो कोई दिक्कत? इस चीज़ को याद रखना। फिर उसके बाद बोल रहा है सिस्टमेटिक के बारे में, बट उससे पहले हम तब जान लेंगे इसमें क्या कहा समझो। देखो, इसमें ये कह रहा है डाइवर्सिटी मतलब होता है सारे धरती पर पाए जाने वाले जीवों के वैरायटी। अगर लॉजिकली देखो तुम्हारे आसपास जितने भी जो जीव होते हैं ना, वो सारे जीव के बहुत सारे वैरायटी पाए जाते हैं। जैसे तुम लोग बिल्ली देखोगे तो बिल्ली की बहुत सारी वैरायटी है, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, और भी अलग अलग टाइप के वैरायटी होते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। और तो और बात है ये है कि हमारी धरती पे लगभग 1.7 से लेकर 1.8 बिलियन स्पीसीज का खोज आज तक हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनका खोज नहीं हुआ है, उनका खोज अभी जारी है। लेकिन और बहुत सारे पहले के जो जीव थे उनका खोज हुआ था उनके फॉसिल फ्यूल से। जैसे कि हम लोग आज डायनासोर के बारे में जानते हैं, कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल होना हमारे लिए बहुत एक वरदान जैसा साबित हुआ है। ठीक है, हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, हाँ।
और तो और हमारे धरती पर देखा जाए तो 1992 में यूनोप नाम के, मतलब यूनोप में था ना, बहुत सारे लिविंग प्लांट एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैरायटी को भी डिस्क्राइब किया था। जबकि W.G. रॉसन थे ना, उन्होंने भी बाद में बहुत से कैरेक्टर को बताया जो कि लिविंग के अंदर पाया जा सकता है। ठीक है, ओके, हाँ, इसी को ध्यान रखना। और हम लोग जीवों और इन सभी को क्लासिफिकेशन करने के पीछे बहुत सारे लेवल का यूज़ किया गया है, जैसे इकोसिस्टम लेवल, जेनेटिक्स लेवल, और न जाने कौन कौन से लेवल का यूज़ किया गया था। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ये करीब 3 बिलियन ईयर्स पहले जो था धरती पर म्यूटेशन का भी किया गया था, तो उससे मतलब नहीं है। अब कुछ यहाँ पे कुछ बातें रखी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि ग्रुप वाइज स्पीसी देखा जाए तो प्लांट जो होते हैं ना धरती पर, प्लांट देखो, बैक्टीरिया 850 स्पीसी पाए जाते हैं धरती पे, फंजाई के 23,000 और एल्गी के 2500 और ब्रायोफाइटा के 2564, टेरिडोफाइटा के 1022, जिम्नोस्पर्म के 64, एंजियोस्पर्म के 15,000, लोअर ऑर्गेनिज्म के 9979 और मोलस्का के 5,052 और पाइसेस के ऑर्थ्रोपोडा का है 57,000 जो कि सबसे ज़्यादा है, और पाइसेस के है 2,546 और एम्फीबिया के 428, रेप्टाइल्स के है 1,228, बर्ड्स के है 204, मैमल्स के है 372। ओके, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है सिस्टमैटिक के बारे में। ओके, क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी क्या होता है। देखो, सिस्टमैटिक अलग था, टैक्सोनॉमिक अलग था। सिस्टमैटिक में हम लोग किसी चीज़ को सिस्टमैटिक जो है, देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। सिस्टमैटिक को अलग करते हैं, सिस्टमा को अलग करते हैं। अगर आप ध्यान से इस वर्ड को देखो, सिस्टमैटिक, तो उसको तोड़ोगे ना तो ये जो वर्ड आया हमारा सिस्टेमा से आया है, और सिस्टेमा का मतलब होता है ओनली अरेंजमेंट। ठीक है, याद रहेगा। और टैक्सोनॉमी का मतलब होता है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ठीक है, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है हमारा उस चीज़ का, बोलते नहीं है, देखो टैक्सोनॉमी क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन को बारे में समझना, मतलब कि उसका आइडेंटिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना, क्लासिफिकेशन करना। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये तीनों किसके अंदर आती है, टैक्सोनॉमी के अंदर। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और इसलिए हम लोग कहते हैं द आइडेंटिफिकेशन एंड द नॉमेनक्लेचर एंड द क्लासिफिकेशन आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी। ओके, तो सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, हम लोग और भी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। ठीक, किसी भी जीवों का यही बात दे रखा है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। तो एक ही बात को 50 बार लिख रखा है, बट कोई नहीं, हम रीड करते जाएंगे ताकि हमारा ब्रेन अप होता जाए। रीडिंग करने से ब्रेन हमारा अप होता है, और ब्रेन अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारा बोल रहा है सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी क्या है, it is a functional science which deals with the identification, nomenclature and the classification of a different kind of organism all over the world, and the word taxonomy is derived from the two Greek word that is taxis and nomos। तो मैंने बताया है taxis and nomos का मतलब क्या होता है। taxis मतलब होता है हमारा taxa और नेम होता है meaning classification and the law, and the term taxonomy was derived by the De Candolle। तो डे कैंडोले ने ही ये टैक्सोनॉमी का आविष्कार किया था। लेकिन बात यही तक खत्म नहीं हुई थी। कह रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सा एंड दिस इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमी। जितने भी धरती में जीव है उस सबको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसको टैक्सा कहते हैं, और उसी को हम लोग उस प्रोसेस क्लासिफिकेशन को हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है टैक्सोनॉमी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब होता है कि उसके वो फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स, मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कौन कौन से
गुण गए, कौन कौन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, उसे हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है, हाँ उसमें फिर रिपीट कर दिया उसी बात को, तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। फाइलोजेनेटिक क्या है? Phylogenetic relationship. Phylogenetic is a evolutionary relationship history and the linkage of one or more than group of organisms. It is based on the study of fossil and the comparative anatomy and the other branch of study like genetic development of biology, biochemistry, physiology, etc. Basis of taxonomy are the characterization, identification, classification, nomenclature. The present method of the classifying organism was originated by the Carus Linnaeus and the Swedish naturalist in the 18th century, and the Linnean system of the classification has since become greatly elaborate and is universal use. It is mainly based on the fact organism with similar body construction belongs to the same organism group. In this classification, evolutionary interference is also made up, and closely related to the species are grouped together in the next higher unit of the classification, the genus, plural genera, and the species. The scientific names of the plant and animals consist two words, genus and the species given in the Latin, and this system is naming of the organism and called the binomial nomenclature. Was the first used by the Linnaeus, and this type of classification was based on the structural similarity, but this similarity are due to the different gene pool. And gene pool मतलब होता है वो जो है जीन पूल तक भाई समझो। जीन पूल का मतलब होता है जीन्स का जो दो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कौन सा जीन गया, उस पूरे सबको साथ में बोलते हैं जीन पूल। ठीक है ना। सो द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज लिंक्ड विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड द रिसेंबल इन मैनी रिस्पेक्ट टू द one given by the Linnaeus. Present day, the complex organism has appeared from the simpler geological time and the further confirmed by the various fossil study. And for the animal and for the some plants, there is an extensive fossil record that give us clear idea and of the organic evolution, and also provide detail of the phylogeny. The fossil L. fossilium, something dug up, tells us not only about the bones, cells, teeth and other part of an animal or the plant body which have been preserved, but to any impression or traces left by some previous organism. The science of the paleontology deals with the finding, cataloging and the interpreting the abundant and the direct evidence of life in earlier times, representing the remain of formerly living individual. Fossil provides the most direct evidence of the kinds of the organism in existence at the various earlier times. Fossil found in the earth's oldest fossil bearing geological formation are the simplest. They resemble present the bacteria and the blue-green algae, photosynthesis and the cyanobacteria. ठीक है। Identification should not be confused classification. Identification means the determining of the correct place of an organism in an previously established plan of the classification. Classification is not just like a grouping a collection of books in a large library, keeping in mind the author subject of books for the first time. To find a correct place to locate a new title is equal to the identification. Speciation, the unit of classification in both plant and animal, is species, and it is difficult to give a definition of this term which can be applied uniformly throughout the animal and the plant kingdom. Bird species may be defined as a population of individuals with similar functional structure and which have been common ancestrally and in nature breed only with each other. So the basic unit of the classification is the species, plural species, and it is like a library and where the book titles in our dictionary word act as basic unit. Systematic word Greek जो होता है systema से आया है. It is the scientific study of kind diversity of the organism and of any or all of relationship among them, or it may be defined as a discipline which deals the kind and diversity of all organisms and
their existing relationship among themselves, or it is the study of classification of different kind of organisms and the relationship among them. It is based on the fundamental taxonomy. It is the functional science which deals with the identification, nomenclature, classification of different kind of organisms of all over the world. And so the taxonomy is the theory and the practice of identifying and the classifying the plant and animal. And the word taxonomy is derived from the Greek word taxis and nomos, meaning classification and laws. And classification, it is a system of arrangement. It is a system of arrangement of organisms into the grouping, in the group showing relationship. In this, various plant and animal are kept in different category are based on the particular character. In the other word, it is the placing of an organism or a group of organisms in the category according to the particular system and in conformity with a nomenclature system. Third identification. It is to determine the exact place or the position of an organism and in the set of plan of classification. Fourth, nomenclature, the process of giving scientific name to the plant and the animal is called nomenclature. Okay, अब हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस